अगर कोई व्यक्ति अपनी गोल्स की प्लानिंग करता है या फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग करता है तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है? तो एक इंसान ईएमआई पे करने में 20 साल के लिए कंफर्टेबल है। मैं 1 लाख रुपए 20 साल तक पे करने में कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं उसी को इंसान को बोल दूँ कि 20,000 रुपये आपको सेव करने हैं, तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, कह रहे नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देन थर्ड होता है अपना रिच माइंडसेट, जो बेसिकली ऐसे लोग आते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, राइट, जिनका सबसे पहला एम रहता है कि वो पहले खर्च नहीं करते, पहले वो अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं कि मैं जो मैं कमा रहा हूँ उससे मैं और कैसे इनकम जनरेट कर सकता हूँ। अनुराग जी, आप फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स इंडिया की क्या ग्रोथ देखते हैं? बेसिकली जो इंडिया की इकोनॉमी है आज, राइट, वो है समवेयर अप्रॉक्स 4.1 ट्रिलियन के आसपास, राइट, और जो एक्सपेक्टेड है 2045 तक, राइट, जो है अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है वो हो जाएगी $20 ट्रिलियन की, राइट। अगर एक जॉब वाले की बात करें जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है पर मंथ, तो वो अपनी ज़िंदगी मुझे लगता है ईएमआई पे ही चलाता है। मैं एक छोटी कार अफोर्ड कर सकता हूँ, बट मुझे सोसाइटी को दिखाना, रिलेटिव्स को दिखाना, अगेन मैंने, तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है अच्छा आज के टाइम में कि हम अपनी पॉकेट को नहीं देख रहे हैं, हम सोसाइटी को देख रहे हैं। जो ये 29,000 डेज वाली जो थ्योरी है, ये थ्योरी कहती है कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ 80 साल का ही है। इस 80 साल को हमको प्लान कैसे करना चाहिए कि जब हम रिटायर्ड हो तो हमारे पास एक अच्छा फंड आ सके। आइडियली देखोगे तो मेरे पास केवल 14,500 दिन है, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि आज मेहनत करो और बाद में जिएंगे। वैसे ही जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तो वो बी से स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं बर्थ, और डी पे खत्म होती है, जिसको बोलते हैं डेथ, और उसके बीच में आता है सी। सी का मतलब जो होता है वो होता है करेंसी। तो आपको जब आपने जन्म लिया और आपकी जब डेथ हुई, उसके बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जीवन में हमें धन की जरूरत तब तक पड़ती है जब तक आपका निधन ना हो जाए। एक आम आदमी लोन लेता है, होम लोन लेता है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे वो होम लोन को जल्दी से रीपे कर दे? तो उसके लिए जनरली मैं अपने क्लाइंट्स को एक ही चीज रिकमेंड करता हूँ। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज हम शुरू करेंगे आज का पॉडकास्ट अनुराग जी के साथ में। आप भी अमीर बनना चाहते हैं? हर किसी का सपना होता है बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, मगर इस सपने के पीछे होती है एक फाइनेंशियल प्लानिंग, एक ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपको एक समय के बाद एक अच्छा अमाउंट दे सके, एक अच्छा पैसा बन सके आपके पैसे से। जी हाँ, एक अच्छी प्लानिंग उसी को कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। मगर पैसे से पैसा बनाया जाएगा कैसे? आपके साथ होना चाहिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको एक सही सलाह दे सके, आपके पैसे को डबल कर सके। आज के समय में फाइनेंशियल एडवाइजर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। सो टुडे वी हैव अनुराग मिश्रा। ही हैज मोर देन 15 years of experience in financial advising and he is handling more than 500 clients portfolio. He is running a company client partner. तो आइए मिलते हैं हम अनुराग जी से। तो स्वागत करते हैं अनुराग जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू कौशल जी। आपने इतना समय निकाला, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। सबसे पहले तो क्या हम आज का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। तो सर, सबसे पहला जो हमारा सवाल हमारे जहन में आता है, क्योंकि जब हम पैसे की बात करते हैं, हम मनी की बात करते हैं, मनी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, सो एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि माइंडसेट का बहुत बड़ा मायने होता है। जब तक हमारा माइंडसेट नहीं होगा, एक अच्छा रिच माइंडसेट नहीं होगा, मुझे लगता है हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। राइट। सी, देखो कौशल जी, होता क्या है कि मेरे हिसाब से इंसान के 3 तरह के माइंडसेट होते हैं, राइट। पहला तो हो गया पुअर माइंडसेट,
तो पुअर माइंडसेट में होता क्या है कि आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो सैलरी से पैसा अर्न कर रहे हैं या बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि जितना कमाया उतना ही उन्होंने खर्च कर दिया, उड़ा दिया। दिस इज़ अ पुअर माइंडसेट। दूसरा आ जाता है मिडिल क्लास माइंडसेट। उसमें इंसान क्या करता है कि जो भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम है उसने कमाया, उसने भी सारा खर्च कर दिया। प्लस उसके क्या होता है, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, जैसे कि मुझे कार लेनी है, या मुझे घर लेना है, या मुझे कहीं घूमने जाना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, एडिशनली कुछ लोन्स ले लेता है। ठीक है, वो आज तो उस चीज़ को खरीद नहीं सकता बिकॉज उसकी इतनी इनकम है नहीं, बट सोसाइटी को प्रूव करना है, तो वो ले लेता है लोन। तो ये हो गया मिडिल क्लास माइंडसेट। वो क्या करता है, वो हर चीज ईएमआई पे लेता है एंड देन वो उसी वे ट्रैप में फंसा रहता है। राइट। राइट। देन थर्ड होता है अपना रिच माइंडसेट। उसमें जो बेसिकली ऐसे लोग आते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, राइट, जिनका सबसे पहला एम रहता है कि वो पहले खर्च नहीं करते, पहले वो अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं कि मैं जो मैं कमा रहा हूँ उससे मैं और कैसे इनकम जनरेट कर सकता हूँ, राइट, कि मैं और कैसे पैसा कमा सकता हूँ। दे डू मल्टीपल एक्टिविटीज। तो उसको बोलते हैं रिच माइंडसेट। तो इंडिया में जो 5% लोग हैं वो केवल इस माइंडसेट के हैं, बाकी 95% आपको वही मिलेंगे पुअर माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट वाले। राइट। मगर एक जॉब वाले की बात करें जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है पर मंथ, तो वो अपनी जिंदगी मुझे लगता है ईएमआई पे ही चलाता है। घर भी ईएमआई पे लेता है, गाड़ी भी ईएमआई पे लेता है, तो उसकी तो पूरी जिंदगी ईएमआई में कट जाती है। मगर वो इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकता बिकॉज ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, वो एक सैलरीड पर्सन है। तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ईएमआई लेने के अलावा। तो फिर वो उस केस में वो क्या करेगा? एक सैलरी पर्सन तो ईएमआई लेगा ना। हाँ जी, देखिए ये ना हमें लगता है, राइट, वही मैंने बोला ना, माइंडसेट का खेल है। राइट। एक्चुअली आज के टाइम में जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया किसी सैलरीड क्लास का कि वो इतना कमा रहा है, आप अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली वो लायबिलिटी ले रहा है सोसाइटी के लिए, उसको अपने आप को प्रूफ करना है। मैं आज एक ऐसा स्कूल अफोर्ड कर सकता हूँ कि जिसकी मान लो मंथली जो फीस है वो 10,000 रुपये जानी है, बट जो आसपास के बच्चे हैं वो जा रहे हैं 50,000 मंथली वाले स्कूल में। तो मेरी वाइफ क्या करेगी, मुझ पर प्रेशर डालेगी कि नहीं, हमको भी इसको अपने बेस्ट स्कूल में भेजना है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सोसाइटी के चक्कर में ले लिया। मैं एक छोटी कार अफोर्ड कर सकता हूँ, बट मुझे सोसाइटी को दिखाना, रिलेटिव्स को दिखाना, अगेन मैंने, तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है आज के टाइम में कि हम अपनी पॉकेट को नहीं देख रहे हैं, हम सोसाइटी को देख रहे हैं। राइट। हम दिखावे की ओर जा रहे हैं। अनुराग जी, हम यहाँ पर बात करते हैं जो ये 29,000 डेज वाली जो थ्योरी है, ये थ्योरी कहती है कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ 80 साल का ही है। मगर इस 80 साल को हमको प्लान कैसे करना चाहिए कि जब हम रिटायर्ड हो तो हमारे पास एक अच्छा फंड आ सके, मगर इसकी प्लानिंग हमें पहले ही करनी पड़ेगी। तो आपका क्या मानना है इसके ऊपर? देखिए, मैं अगर आज इंडियन लाइफस्टाइल की बात करूं, बिकॉज क्या हो गया है कि आज के टाइम में जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा हो चुका है। ठीक है, तो आज हम एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को 80 ईयर्स की मान लेते हैं एवरेज। ठीक है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, लाइक 0 to 20, 20 से 40, 40 से 60 एंड 60 to 80। ये हमारे लाइफ के 4 फेज होते हैं। तो जो पहला फेज है उसमें 0 से 20 हो गया, हम पढ़ रहे होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दिस इज अ स्टडी फेज। देन आता है 20 से 40 वाला फेज, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी हायर एजुकेशन करते हैं, उसके बाद हम अपनी मैरिज का प्लान करते हैं। राइट। जैसी मैरिज हो जाती है उसके बाद हम प्लान करते हैं कि मैं अपनी पहली कार ले लूँ। राइट। उसके बाद हम अपने किड्स की प्लानिंग करते हैं, जो भी हमें करने हैं, 1 2 जो भी हमारी है। राइट। और हम अपना पहला घर प्लान करते हैं इसके अंदर 20 से लेके 40 के अंदर। फिर हमारा आ जाता है 40 से थर्ड फेज, 40 से 60 वाला। इसमें क्या होता है कि अब जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो उसमें हम प्लान करते हैं उनकी शादी करनी है। राइट। फिर उनकी भी हायर एजुकेशन हो गई, और फिर हम अपनी एक और कार लेने का प्लान करते हैं, क्योंकि अब एक
20 साल तो चलाओगे नहीं, अब नई कार भी प्लान करोगे। फिर उसके साथ हम एक और घर लेने का प्लान करते हैं कि ठीक है मेरी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। तो इस मतलब हमारे सेम ही रहते हैं गोल, बट हम उसको दोबारा रिपीट करते हैं, राइट। फिर हमारा फोर्थ फेज आ जाता है 60 से लेके 80 वाला, जिसमें हम अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग का सोचते हैं। तो अब जब आप 29,000 डेज को देखोगे, अगर आप 80 को 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रॉक्स 29,000 डेज आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें से जो 0 से 20 वाला फेज है उसमें मेरी कोई इनकम नहीं हो रही है, राइट। और 60 से 80 वाले में मेरी कोई इनकम नहीं हुई, राइट। तो मेरे को अब उसमें से मैं 14,500 डेट्स को मुझे माइनस कर देना है। तो अगर आप आइडियली देखोगे तो मेरे पास केवल 14,500 दिन है, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, राइट, जिसमें मुझे अपने 60 से 80 वाले फेज को भी सरवाइव करना है। तो मुझे अपना 20 से लेके जो 60 वाला फेज है उसके बीच में मुझे इतना पैसा अर्न करना है कि मैं जो नेक्स्ट 20 ईयर्स है इजीली जी पाऊँ। बिकॉज आज के टाइम में आपको पता है महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। आज जब मैं फैमिली से मिलता हूँ, राइट, जब मैं उनसे बात करता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो भी आप बिजनेस या जॉब करो वो अगर चली जाती है तो आप कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं, राइट। कौशल जी, आप शॉक्ड हो जाएंगे आंसर सुन के। मैक्सिमम लोग कहते हैं 1 महीना, कोई 6 महीना और मैक्सिमम 1 साल। तो उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि जब हम आज ही हमारे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हम, तो जब वो फेज आएगा 60 से 80 वाला, उसमें आप कैसे करोगे। तो ये थ्योरी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लोगों को रियलाइज करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि ये 20 से 60 वाला जो फेज है, इसमें हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आते हैं, इतने सारे गोल्स हमें अचीव करने होते हैं कि हम भूल ही जाते हैं इन सब चीजों के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि आज मेहनत करो और बाद में जिएंगे, तो क्या ये सोच सही है लोगों की? देखिए, हमारे ना इंडिया में ना डायलॉग बाजी बहुत चलती है, और ये थोड़ी जो डायलॉग बाजी है ये आई है बॉलीवुड से, राइट। पहले तो बॉलीवुड ने क्या करा कि हमारे ना एक फ्रेम बना दिया, लोगों के एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया। वो ये क्रिएट किया है कि आप किसी भी मूवी को उठा के देख लो, 70s 80s 90s की, उसमें हमेशा एक ही चीज दिखाई गई कि जो हीरो है वो बहुत गरीब है, उसकी बहन की शादी नहीं हो रही, राइट, घर में बूढ़ी माँ है, पिताजी बीमार पड़े हुए हैं, और पैरेलली आप उसमें दिखाते थे विलन, राइट। विलन को दिखाते थे एकदम रिच, उसके बाद बहुत बड़ा बंगला है, पैसा है, बड़ी कार है। तो जो मिडिल क्लास था ना, उसके दिमाग में ये चीज एक डाली गई कि भाई जो पैसा होता है वो केवल गरीब लोगों के पास होता है, ठीक है ना, और जो अच्छे लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास केवल इज्जत कमाई है उन्होंने लाइफ में और कुछ नहीं कमाया, राइट, वो उसी में खुश है। तो ये हमेशा एक माइंडसेट किया गया हमारे बॉलीवुड में, इंडियन सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो ये हमेशा ना जो आपको मिडिल क्लास फैमिली दिखेंगी वो ये हमेशा डायलॉग मारते रहेंगी, पैसा क्या है, हाथ का मैल है, हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। या कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बहुत गंदी चीज होती है। हाँ, तो उससे मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ भी रुक जाता है। बिल्कुल, उन्होंने आपके दिमाग में वो डाल दिया है कि भैया आपको ग्रो नहीं करना, आप बस जो आपके बेसिक खर्चे चल रहे हैं उसी में खुश रहो। भाई जब तक हम उस लेवल का सोचेंगे नहीं, हाँ, तो वो चीज तो हमारे पास आएगी भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। आज के समय में पैसे की इम्पोर्टेंस क्यों है? हर आदमी को पैसा क्यों चाहिए? देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि आज कोई भी काम जो है, राइट, वो पैसे के बिना नहीं हो सकता। आप मुझे बता दो कि कोई भी एक ऐसा काम है जो पैसे के, तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इंडियन फैमिली से, तो वो क्या होता है कि डायलॉग शुरू हो जाते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पैसा हाथ का मैल है, ठीक है, पैसे में क्या रखा है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट ना करने के रीजंस होते हैं, ठीक है। बट जब मनी की बात कर रहे हैं तो बिकॉज लाइफ में देखो पैसे की जरूरत है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज करो मुझे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मुझे फ्लाइट लेनी पड़ेगी, राइट, ये एक जर्नी है, राइट, एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, तो क्या मैं फ्री में जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं जा सकते। नहीं सकता। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक फ्लाइट की टिकट बुक करनी पड़ेगी। मान लेता हूँ कि उस टिकट की जो वैल्यू है 50,000 रुपये है। मैं बैठा उस फ्लाइट में और मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। अब उस टिकट की वैल्यू क्या है जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया? नथिंग, 0। ठीक है ना? तो वैसे ही लाइफ में भी ना, जो बोलते हैं कि पैसे की क्या जरूरत है, ठीक है ना, सब मोह माया है, ठीक है, तो वैसे ही जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तो वो बी से स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं बर्थ, और डी पे खत्म होती है जिसको बोलते हैं डेथ, और उसके बीच में आता है सी। सी का मतलब जो होता है वो होता है करेंसी। तो आपको जब आपने जन्म लिया और आपकी जब डेथ हुई, उसके बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इवन जब डेथ भी हो जाती है तो आज उसमें भी 7-8 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो एक बार एक गुरुजी थे, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि हमें जीवन में धन की जरूरत कब तक पड़ती है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जीवन में हमें धन की जरूरत तब तक पड़ती है जब तक आपका निधन ना हो जाए। धन और निधन, इट्स वेरी क्लोज। तो ये क्लैरिटी जरूरी है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट से पहले ना ये सब बना के रखते हैं ना करने के बहाने। पता सब कुछ है उन्हें, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, बस ये है कि अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन देने की बात है कि इसमें कुछ भी नहीं रखा। जो लोग 29,000 डेज की थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं, तो वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं? नहीं, एक्चुअली कोई डिफरेंट कुछ नहीं करना है, केवल ये एक रियलिटी चेक है कि आपके पास केवल 14,500 डेज ही हैं आपको जो भी करना है उसके लिए। तो ये एक रियलिटी चेक है, राइट। कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी ये सुन के बहुत अचंभा लगेगा कि हमारे पास हमारी पूरी लाइफ में सिर्फ लगभग 14,000 दिन ही बचे हैं और हमें इन 14,000 दिनों में ही अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, जिससे हमारा जब हम 60 साल के हो जाएंगे या 60 से 80 साल के बीच में हो जाएंगे, हमें उस टाइम पे थोड़ी राहत मिल पाएगी, या हम उस टाइम पे थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग अपने आप को कह सकते हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, कुछ अपनी ऐसी इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप उस फेस को निकाल पाए। बिकॉज देखो, रियलिटी ये है कि हमें उस समय कोई गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करने वाली। कोई ये तो नहीं कि हमें पेंशन आने लग जाएगी, राइट? हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना हम अपनी फैमिली या रिलेटिव से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो समय आपको खुद ही निकालना है। जब आज ही आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, फाइनेंसेस 6-6 महीने का केवल बैकअप है, तो वो फेज कैसे आप सरवाइव करोगे? अनुराग जी, आप फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स इंडिया की क्या ग्रोथ देखते हैं? देखिए, इस समय मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इस समय टोटल जो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं, नंबर 1 पे यूएस आ जाता है, राइट? सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी, और फोर्थ पे जापान, एंड फिफ्थ पे इंडिया इस समय, राइट? और पहले हमारी, अगर हम 10 साल पहले चले जाए तो हमारी रैंकिंग आई थिंक 20 और उसके नीचे ही थी हमारी रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग। तो इंडिया ने पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करा है, ठीक है? तो बेसिकली जो इंडिया की इकोनॉमी है आज, राइट, वो है समवेयर अप्रॉक्स 4.1 ट्रिलियन के आसपास, राइट? और जो एक्सपेक्टेड है 2045 तक, राइट, जो है अप्रोक्सीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है वो हो जाएगी $20 ट्रिलियन की, राइट? ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, राइट? तो बेसिकली हमें ना, लाइक इंडिया इज लाइक अ प्लेन, राइट? अगर आप पहले खुद देखो कि पिछले 20 साल में लोगों ने क्या पैसा नहीं बनाया, राइट? सबके रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ गई, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, राइट? स्टॉक मार्केट में जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। तो आपको ये सोचना है कि जैसे कि जब एक प्लेन होता है, राइट, जब वो स्टार्ट लेता है तो वो पहले सर्विस लेन पे चलता है और फिर वो ट्रैक पे पहुंचता है अपने टेक ऑफ करने के लिए, राइट? तो
तो जो हमारे पिछले 20 साल थे वो अब ये समझ लो कि बिकॉज कई सारे रिफॉर्म्स आए, लाइक जीएसटी आया, हमारे टैक्स सिस्टम इम्प्रूव हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ, रेलवे इम्प्रूव हुआ, एयरपोर्ट्स बने, रोड अच्छी बन गई, ग्रीन हाईवेज बन रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, रेडी नहीं हुआ, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग है, यस। हाँ, तो अब जो है इंडिया टेक ऑफ करने के लिए रेडी है, मतलब जो प्लेन है वो रनवे पे रेडी करा है केवल टेक ऑफ करने के लिए। और जो भी इंसान इसमें केवल 20 ईयर्स के लिए बैठ जाएगा, तो आप समझ के चलो जो आपका पैसा है वो मल्टीप्लाई होने के चांसेस है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आज आपके 2025 में आपके पास 1 करोड़ रुपीस पड़े हैं इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। अगर आप इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो अगर मैं 15% का रिटर्न मान लेता हूँ इंडिया देगा नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, पिछले 20 साल में भी ये रिटर्न दिया इंडिया ने भी, जो एवरेज रिटर्न है वो 15% के आसपास का है हमारी मार्केट्स का, राइट। तो हमारा 1 करोड़ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 16 CR बन जाएगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना था, केवल आपको इन्वेस्ट करना था इंडियन ग्रोथ स्टोरी के अंदर। कहते हैं ठीक है जी 15% मैं नहीं मानता, तो मैं मानता हूँ कि अगर 1 करोड़ को मैं 12% से भी डाल देता हूँ, राइट, तो ये रफली मेरा बन जाएगा 12 करोड़ के आसपास, ठीक है। और जो लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही कंजर्वेटिव हैं कि भाई 12 भी नहीं 8% ही मेरे को बताओ, तो ये जो पैसा 1 करोड़ है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 5-6 करोड़ के आसपास बन जाएगा। तो इंडिया एज अ इकोनॉमी, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर हम टॉप 3 के अंदर होंगे, राइट। जापान का तो हम मुझे लगता है कि 1-2 साल में ही हम पीछे कर देंगे, सो हम टॉप 3 में पहुंच जाएंगे। और इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, मतलब वो नेगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों है, वो हमारी पॉपुलेशन है, राइट। बिकॉज इतनी ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है। अब आप पहले देखो हमारे मैं अगर घर की बात करूं तो पहले घर में एक टीवी होता था, एक स्कूटर होता था, एक फ्रिज होता था, एक मोबाइल या फोन होता था। आज आप देख लो जितने कमरे हैं उतने टीवी हैं, उतनी कार हैं, जितने मेंबर हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। तो पहले तो क्या होगा कि हमारी कंजम्पशन बढ़ने लगी, हर चीज हमें अब मल्टीपल नंबर्स में चाहिए, राइट। घर में अगर 5 मेंबर है तो 5 मोबाइल हैं, 2-3 कार, हर कमरे में टीवी, एसी। तो इससे क्या हो रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है, और जितनी भी कंपनीज है, राइट, उनका हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ये तो हो गया पहला। दूसरा, जब हम पहले अगर मैं बात करूं, जो हमारे फादर के टाइम की बात करूं, उस समय हम सबसे, मान लो मुझे कुछ खरीदना है अपने घर के लिए, तो मैं सबसे बेसिक चीज खरीदता था। कि सपोज करो मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं सबसे पहले मारुति 800 खरीदूंगा। बट आज जो बच्चा निकल रहा है कॉलेज या स्कूल या जॉब करने के लिए, वो पहली गाड़ी 15-16 लाख की खरीद रहा है, राइट, ठीक है। आज वो बेसिक घर खरीद नहीं रहा 40-50 लाख का, वो सीधा का सीधा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वाला घर देख रहा है, ठीक है। पहले हम बेसिक रेस्टोरेंट में या ढाबों में खाते थे, आज तो सीधा लेविश रेस्टोरेंट्स में खा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम अब, एक तो हमारा कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, दूसरा अब हम बेसिक चीजें नहीं खरीद रहे। आज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मोबाइल 30,000 रुपए का, बट मेरा पहली परचेज ही है वो लाख रुपए का मोबाइल, राइट, मैं खरीद रहा हूँ। ये थॉट्स चेंज होते रहे, ये थॉट्स चेंज हो रहे हैं हमारे जनरेशन के, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। एक बार ना वॉरेन बफे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप इतने रिच हो, राइट, आप टॉप 10 के अंदर आते हो, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैं सही समय पे और सही कंट्री में मैंने जन्म लिया, इसलिए मैं आज रिच हूँ। अगर मेरा जन्म किसी ऐसी कंट्री में हुआ होता तो आई थिंक मैं इतना रिच नहीं होता। तो जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो आज इंडिया भी उसी स्टेज पे खड़ा है, राइट, कि अब इंडिया एक्सप्लोड करने वाला है, राइट, और जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा वो पैसा बनाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप इंडिया के टॉप 5 बिजनेसमैन की बात करो, ठीक है, हमारे नाम वही गिने चुने नाम आ जाते हैं।
मुकेश अंबानी आ गया, ठीक है, अदानी ग्रुप आ गया, टाटा ग्रुप आ गया, राइट, और बिरला ग्रुप आ गया, और जिंदल ग्रुप आ गया। ये हमारे टॉप, वैसे तो और भी हैं बट हम टॉप 5 की बात करते हैं, राइट, ठीक है। अब मैं टॉप 5 सेलिब्रिटीज की बात करते हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, और किसी और का भी हम आमिर खान, राइट, ठीक है। ये टॉप 5 हो गए। अब हम टॉप 5 स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, ठीक है। हमारे हो गए सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह। ये हमारे टॉप में आते हैं, टॉप 10 के अंदर आते हैं, राइट। अब मेरे से आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप इन सब को ना, एक ईस्ट अफ्रीका में एक जगह पड़ती है, कंट्री जिसका नाम है बरुंडी करके, कभी आप सर्च करना गूगल पे। अब आप इन सबको वहां पे छोड़ के आ जाओ, ठीक है, तो क्या ये इतनी वेल्थ बना पाएंगे जिन्होंने, जितना पैसा इन्होंने इंडिया में बनाया, राइट। तो मेरा समझाने का पर्पस यही है कि इंडिया, जब कोई इंसान रिच बनता है ना, तो उसमें उसका हाथ नहीं होता, कंट्री का हाथ होता। तो कि कंट्री ने आपको वो प्लेटफॉर्म दिया ग्रो करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, अपॉर्चुनिटीज दी, तब आप ग्रो कर पा रहे हो। आज देख रहे हो इंडिया में इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतने यंगस्टर हैं जो इतने जल्दी मिलियनियर और बिलियनियर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इंडिया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इन्हीं को आप भेजो ना उस कंट्री में, जो पूरेस्ट कंट्री है, वहां पे करके दिखा दे। राइट, हम बात कर रहे हैं ना डेवलपिंग की, क्योंकि जो चीज डेवलप हो रही है अभी, अगर हम वहां पर इन्वेस्ट कर देंगे तो डेफिनेटली उस डेवलपमेंट के साथ में हमारे पैसे का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जब कोई मुझसे ये सवाल पूछता है ना कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप इंडिया पे इन्वेस्ट करो। पहला तो क्वेश्चन तो यही पूछता हूँ कि क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया ग्रो करेगा नहीं करेगा? तो सबका जवाब होता है हाँ जी करेगा, क्योंकि पिछले 20 साल में पैसा सबका ग्रो हुआ ही है, सबके लाइफस्टाइल अच्छी हुई है, ठीक है ना। आप किसी को भी उठा के देख लो, किसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं हुई, किसके घर में 2 गाड़ी नहीं है, या किसने अच्छा घर नहीं खरीदा, आज कौन अच्छी जगह बाहर घूमने नहीं जा रहा, हर कोई जा रहा है। तो हमारी लाइफस्टाइल में मूवमेंट तो आई है ना। तो अब नेक्स्ट 20 ईयर्स और अच्छे हैं इंडिया के। आम आदमी के बेसिक फाइनेंशियल फियर्स क्या हैं आज के समय में? देखिए, जो इंसान जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसका पहला तो फियर ये होता है कि क्या मैं 60 तक काम कर पाऊंगा, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। आजकल देख रहे हो कॉमन लोग बीमार हो जाते हैं, हार्ट अटैक के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, राइट। ये पहला फियर हो गया। दूसरा, क्या मैं 60 तक जी भी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा, राइट। तीसरा ये होता है कि जो मेरे बेसिक गोल हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन या बच्चों की शादी, वो मैं करवा पाऊंगा नहीं करवा पाऊंगा, उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा। चौथा फिगर है वो रिटायरमेंट का है, कि इन केस सब कुछ सही रहा तो जो रिटायरमेंट के बाद का फेज है वो मेरा कैसा रहेगा। तो ये 4 बेसिक फियर रहता है इंसान के, राइट। सो डेफिनेटली जब ये फियर्स हैं तो हमें प्लानिंग भी उस तरीके से करनी पड़ेगी। अब 2 तरीके के गोल होते हैं सर, या तो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे हमारे, या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे हमारे। 2 ही तरीके से हम चीज़ों को, अपने फाइनेंस को प्लान कर सकते हैं। तो एक आम आदमी को किस तरीके से इनकी प्लानिंग करनी चाहिए, अपने गोल्स की किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, सो दैट कि वो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को अचीव कर सके? तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखो, सबका ना लाइफ साइकिल सेम ही है, राइट। हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो हम इनको 2 में डिवाइड कर लें। शॉर्ट टर्म गोल्स लिख लें अपने, कि मेरे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कंटीजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए। मुझे कोई शॉर्ट टर्म में, मेरा कोई घर में फंक्शन आ रहा है 1-2 साल के अंदर, उसके लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए होगा, या मुझे कोई कार खरीदनी है। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल हो गए, जो कि हमें लगता है कि जो 1 से 2 साल के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म गोल हो गए कि भैया मेरे को अपना घर खरीदना है, राइट। मुझे अपनी क्या कहते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, मुझे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है, और ठीक है, या फिर मुझे जब मैं रिटायरमेंट एज पे आ जाऊं तो उस समय मेरे पास एक अच्छा कॉर्पस होना चाहिए, प्लस मुझे वर्ल्ड टूर पर निकलना है। ये आज के टाइम में सबकी प्लान के अंदर है। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म प्लान हो गए। तो हमें इनका पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी,
जनरली इंडिया में लोगों की सोच क्या है कि जब हमारे माथे पे चीज आ जाती है ना तब हम करते हैं, और उसके बाद हमें करते क्या, हम सिंपली जाके लोन ले लेते हैं, राइट। और फिर वो उस फेज से हम कहीं बाहर निकल नहीं पाते। तो हमें ना एक छोटी सी चीज को समझना है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने आज तक कोई लोन लिया है? सर लोन तो बहुत चल रहे हैं। कोई एग्जांपल दो, कोई एक सबसे मोटी ईएमआई कौन सी चल रही है आपकी? मोटी ईएमआई सबसे चल रही है होम लोन की। होम लोन की, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो लोन होता है ना, एक होम लोन ऐसी चीज है जिसके लिए मतलब घर ऐसी चीज है जिसके लिए मुझे लगता है कि लोन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज बहुत बड़ा अमाउंट है आज के डेट में। 1 करोड़ से नीचे कोई घर आता ही नहीं है। मगर होम लोन को छोड़ के मुझे लगता है किसी भी चीज के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। भले ही वो बच्चों की एजुकेशन हो, या कार की ईएमआई हो, या मुझे कहीं घूमने जाना है तो मैं क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप ना करूं, उसमें अपनी ईएमआई में कन्वर्ट ना करूं। तो देखो, मैंने क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा था कि वो लोन चुकाएगा कौन, वो आप ही को चुकाना है, राइट। कोई और तो आ नहीं रहा उसको चुकाने के लिए। तो बेटर है कि मैं अपने गोल को थोड़ा डिले कर दूं, अगर मैं कर सकता हूं तो। केवल घर को छोड़ दो आप, उसके लिए लोन लेना ही पड़ेगा, राइट। बाकी कोई भी चीज है, मान लो मेरे को कार लेनी है, मैं उसको 2 दिन साल डिले कर सकता हूँ, राइट। अगर बहुत ही जरूरत है फिर तो देखो लेनी पड़ेगी, बट आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, राइट। यहाँ मैं बच्चों की एजुकेशन की बात करूँ तो आप, जब वो बच्चा 18 साल या 20 साल का होने वाला है, तो मैं, यार जब वो पैदा हुआ था, क्या मुझे नहीं पता था कि मुझे इसको 20 साल बाद मुझे पैसे चाहिए होंगे? तो मैं पहले से ही एक उसके लिए एसआईपी स्टार्ट कर दूं, सो दैट कि जब वो फेज आए तो मुझे लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो हर जितने भी फाइनेंशियल गोल हैं, वो पहले से अगर प्री प्लान किए जाएं तो सारे गोल अचीव हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब मेरी फर्स्ट जॉब थी तो मैंने ऐसे ही प्लानिंग करी थी। फिर मेरी शादी हुई तो फिर मैंने अपनी एक एक्सेल शीट बनाई, तो उसमें प्लानिंग करी कि मुझे इतने साल तक 1.5 CR चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से अपने आप को प्लान किया, हाँ, है ना। तो जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई लाइफ की, तो सबसे पहले मैंने उस सैलरी से एक LIC पॉलिसी ली, सो दैट कि जब मैं 25 साल से 30 साल का रहूंगा तो उस समय उसकी मैच्योरिटी अमाउंट आ जाए मेरे पास। तो उस तरीके से प्लानिंग करी, और मुझे लगता है कि ये प्लानिंग मैं जनरली मैं सबको बताता भी हूँ कि हमेशा ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि 50 साल से पहले पहले आपके पास एक अच्छा इनफ अमाउंट हो जिसको आप अच्छे से मैनेज कर सके। बिल्कुल। बट देखो, आज के टाइम में ना सिनेरियो थोड़ा सा बदल चुका है, राइट। जैसे कि जो आपने मुझे बताया, आपने प्लानिंग करी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मगर क्या आज भी आप लैंडलाइन फोन यूज करते हो? नहीं। स्मार्टफोन यूज करते हो? राइट। तो इंडिया में हुआ क्या है कि आज के टाइम में हमने ना अपनी हर चीज में अपने आप को अपग्रेड कर लिया, राइट है। मैंने अपना घर अपग्रेड कर लिया, मोबाइल अपग्रेड कर लिया, ठीक है, कार अपग्रेड कर ली, सब कर लिया। बट आज जो मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करूँ ना, वो हम आज भी वही 70s 80s वाले में हम हैं, लाइक जैसे पीपीएफ हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एफडीज हो गए। तो ना यहाँ पे हमें एक चीज समझने वाली बात ये है कि आज हमारे डेली एनसीआर की जो महंगाई है वो 8% है। और अगर कोई भी प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर 8% नीचे दे रहा है, तो एक्चुअल में मेरा पैसा डी ग्रो हो रहा है, ना कि ग्रो हो रहा है। करेक्ट। एनी प्रोडक्ट विच इज गिविंग अबव 10%, देन यू कैन थिंक कि यस, मेरा पैसा एटलीस्ट कुछ कमा के ला रहा है। अगर वो 8% पे ही है तो बेसिकली वो कुछ भी नहीं कर रहा, केवल स्टैग्नेंट वहीं पे खड़ा हुआ है। अनुराग जी, आज के समय में अगर कोई व्यक्ति अपनी गोल्स की प्लानिंग करता है या फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग करता है, तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है? देखो, इंडिया में जो लोगों के फाइनेंशियल गोल्स है ना, वो एक्चुअल में गोल है, मतलब जो हिंदी वाला अच्छा। ठीक है। तो कोई ना प्लानिंग तो लोग करते हैं, बट उसमें वो डिसिप्लिन नहीं, चल नहीं पाते, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। हाँ, केवल सोचते ही रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने कंटीजेंसी प्लानिंग के लिए बता रहा है कि आपकी जो इस समय करंट सिचुएशन चल रही है, कि उसके अंदर आपको
हेल्थ इंश्योरेंस लेना इम्पोर्टेंट है, हम्म बिकॉज अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हम्म तो आप कैसे उससे कोप अप कर पाओगे। हम्म ठीक है, हम्म तो मैं ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको सजेस्ट करे 2 से 3 साल हो गए, बट वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे। हम्म ठीक है, कईयों को समझा रखा है जी आपको सेविंग्स करनी है, SIPs करनी है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, साल 2 साल निकल गए, कर ही नहीं पा रहे। हम्म क्योंकि इंडिया में ना, जो लोग EMIs, जैसे कि आपने बोला EMI की बात करी, होम लोन की, तो एक इंसान EMI पे करने में 20 साल के लिए कंफर्टेबल है कि मैं 1 लाख रुपए 20 साल तक पे करने में कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं उसी को इंसान को बोल दूँ कि 20 हजार रुपये आपको सेव करने हैं, तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, कह रहे नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा। तो सिनेरियो ही ऐसा बन चुका है कि हर चीज़ की लोन अवेलेबल है, तो आज के टाइम में हम लोन लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और सेविंग करने में हमें फियर लगता है, जबकि उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो पैसा जोड़ेगा वो आप ही के काम आएगा, किसी और के थोड़ा ना चला जाएगा वो पैसा जो आपने जोड़ा है। अनुराग जी, ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है आज के समय में? देखिए, इन्फ्लेशन आज के टाइम में सबको पता है कि जो भी हमारी चीज़ें महंगी होती जा रही है, तो वो तो मान लो पेट्रोल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बढ़ गया, तो ये सब हमारी इन्फ्लेशन के अंदर आ जाता है, जो कि गवर्नमेंट जिसमें मेन फैक्टर रहता है कि गवर्नमेंट ने किसी चीज़ का रेट बढ़ाया तो हमारी सब चीज़ के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। एक इन्फ्लेशन होती है जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, राइट। ये इन्फ्लेशन जो हम खुद बढ़ाते हैं अपने आप, हम्म राइट, कि मान लो मुझे, मैं एक जगह पर्टिकुलर जगह पे रह रहा हूँ, उस सोसाइटी के साथ मुझे अगर चलना है तो मुझे अपना लाइफस्टाइल वैसे ही करना पड़ेगा, हम्म राइट। तो आज के टाइम में जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो एक साइलेंट किलर है जो कि दिख नहीं रहा लोगों को, राइट। जैसे शुगर अच्छी है हमारे लिए, बट कहीं ना कहीं वो हमें हमारी बॉडी में धीरे धीरे इज अ लाइक अ पॉइजन। हाँ, पॉइजन। सिमिलरली लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में आज आप, सबसे पहला इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो हो गया बच्चों की स्कूलिंग से, राइट। आज हम स्कूल वो चूज करते हैं जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर मेरे रिलेटिव्स के बच्चे, मेरे नेबर्स के बच्चे किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में जा रहे हैं, तो मेरे को बच्चों को वहाँ डालना है। ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकता था 10 हजार की फीस, बट मैं आज 20 या 25 हजार रुपये पे कर रहा हूँ। दिस इज नंबर वन। दूसरा आ गया है कि मेरे को एक, मैं आज के हिसाब से एक बेसिक फ़ोन 20-25 हजार रुपये का अफोर्ड कर सकता हूँ अपनी सैलरी के हिसाब से, बट मैं लेके बैठ गया 1 लाख रुपए का फ़ोन। सिमिलरली आज मैं 7 से 8 लाख रुपए की गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, बट सोसाइटी को दिखाने के लिए मैंने 15 लाख की गाड़ी निकाली, क्योंकि कोई आके आपसे पूछ नहीं रहा कि तूने खरीदी कैसे है। ठीक है ना वो आपसे ये पूछ रहा है कि तूने ये घर कैसे लिया। ठीक है ना, सब देख रहे हैं, हाँ यार ये तो बढ़िया, क्योंकि सोसाइटी को प्रूव करना है। फिर आ जाती है मैरिजेस की बात। आज अगर हम शांति से कोने में बैठ कर कभी सोचें, तो लोग मैरिजेस में देखना कि केवल सोसाइटी को दिखाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, जस्ट टू प्रूव दैट कि भैया मैंने आज बच्चों की शादी में इतना पैसा खर्च कर दिया। मेरा बजट 10 लाख का था, बट मैंने वही जो खर्चा है वो 25 लाख या 50 लाख पे लेके चला गया। फंक्शंस हो रहे हैं, शादी से पहले 2 फंक्शन है, उसके बाद 2 फंक्शन है, फिर फोटो शूट चल रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं बच्चे। तो ये चल क्या रहा है, सोसाइटी को हम दिखाना चाह रहे हैं, बट हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हम कितने बड़े हम धंधल के अंदर फंसते जा रहे हैं, राइट। तो ये जो वही मैंने बोला एक साइलेंट किलर है। बेटर है कि हम चीज़ें सिंप्लीफाई करें, राइट, बिकॉज लोग आएंगे चले जाएंगे, ठीक है ना, बट प्रॉब्लम तो आपको होगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर लोगों को सोचना चाहिए। आप वही चीज़ करो जो आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि सोसाइटी आपके जब प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको सपोर्ट करने नहीं आएगी। ठीक है, आज एक बच्चा जो जैसे ही कॉलेज से निकलता उसकी पहली जॉब लगती है, राइट, वो उसकी सैलरी जो है वो तो अलाउ कर रही है बाइक लेने का, मगर बस
आपको उसको सर्कल को दिखाना है भैया मैं तो अच्छी जॉब लग गई है, आप छोटा सा एक टोकन अमाउंट दो और आप कार निकाल लो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या सैलरी तो 30,000 है मगर मोबाइल एप्पल का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट है। अनुराग जी, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस रियल एस्टेट, विच वन इज द बेस्ट? देखिए एक्चुअली दोनों ही अच्छे हैं, राइट, मगर क्या होता है कि अगर मैं इंडियन सिनेरियो में रियल एस्टेट की बात करूं, उसमें क्या है कि हैसल्स बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम में एक घर खरीदना या एक प्लॉट खरीदना या एक फ्लैट खरीदना, अगर आपने भी खरीदा होगा तो यू हैव एक्सपीरियंस दैट कि उसमें प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा आती है, राइट। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर किसी को कर रहे हैं, बिकॉज देखो अगर रहने के लिए घर लेना है तो वो फिर इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं करेंगे हम उसको, राइट। अगर किसी पे पैसा पड़ा हुआ है लमसम अमाउंट, अब उसको इन्वेस्ट करना है, तो लोग दो ही ऑप्शन होते हैं। कोविड के बाद हमने देखा होगा कि रियल एस्टेट के रेट बढ़े, स्टॉक मार्केट के भी बढ़े, तो जिसके पास जितना पैसा था, जिसके पास प्लॉट खरीदने का पैसा, उसने प्लॉट खरीद लिया, और जिसके पास स्टॉक खरीदने या म्यूचुअल फंड का पैसा, उसने म्यूचुअल फंड खरीद लिया। बड़े दोनों ही एसेट। तो बेसिकली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों अच्छे हैं, बट अगर मुझे कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो तो मैं हमेशा म्यूचुअल फंड को प्रेफर करूंगा, राइट। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, राइट। नंबर वन, कोई हैसल नहीं है। आज इंसान को ना केवल एक चीज समझने की जरूरत है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। अगर आज कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, भले ही वो LIC है या रियल स्टेट है या गोल्ड है या म्यूचुअल फंड है या स्टॉक है या PPF हो गया या बैंक FD हो गया, हमें ये देखना है कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है, मैं वहां से निकल कितनी जल्दी सकता हूँ। तो अब अगर मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, तो आज मैंने एक चीज खरीद ली, अब उसका नहीं पता कि वो कल बिकेगी या नहीं बिकेगी, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करो तो आप सबसे पहले ये देखो लिक्विड क्या मेरा पैसा है, जब मुझे जरूरत है तो मैं निकल भी पाऊंगा, निकल पाऊंगा, वो एग्जिट पॉइंट क्या है उसका। हाँ जी। तो वही अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो आप इजीली एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। आज आपने पैसा डाला, आपको 1 महीने बाद चाहिए, आपको 1 साल बाद चाहिए, आपको 10 साल बाद चाहिए, पैसा निकाल सकते हो अपने गोल के हिसाब से, ठीक है। दूसरा आ गया है कि जब भी अब मैं अगर रियल एस्टेट की बात करूं तो वो आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज नहीं है, राइट। कुछ एक दो बिल्डर को छोड़ के जब भी मैं किसी सिटी की बात करता हूँ तो वहां पे क्या होता है, लोकल बिल्डर ही काम कर रहे होते हैं। हर सिटी का एक लोकल बिल्डर होते हैं, 10-15 जो काम कर रहे होते हैं। तो और हमें भी पता है कि बिल्डर जो प्रोफाइल होती है वो थोड़ा सा सही नहीं होती, बिकॉज ऑफ जो हमारे लीगल चीजें हैं वो ढंग से क्लियर है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। हर चीज प्री लॉन्च के अंदर ही बिकी जा रही है। तो आई प्रेफर कि अगर मुझे पैसा देना है तो बेटर है कि जो इंडिया की मेरी टॉप कंपनीज हैं, 50 कंपनीज में, उनको दे दूं, राइट। वो इतने साल से धंधा कर रही हैं और अच्छा पैसा कमा रही है, तो ऑर्गेनाइज चैनल को मैं देना पसंद करूंगा, और वो रेगुलेटेड है, सेबी के थ्रू, RBI के थ्रू। रिस्क फैक्टर भी कम है। हाँ, रिस्क फैक्टर भी कम है, क्योंकि बिकॉज जो मेरा जो पैसा है वो मल्टीपल जगह पे लगा हुआ है, रादर देन मैंने किसी लोकल बिल्डर को दे दिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है, कल को वो अपने उससे मुखर, जो कि मैक्सिमम बिल्डर जो हैं अपने चीज से मुखर जाते हैं, जी ठीक है आपको देख लो जो करना है कर लो, राइट। और हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी हमें पता है कि अगर कोई ऐसी चीज हो गई तो 10 से 15 साल तो मेरे कहीं नहीं गए, राइट। स्लो सिस्टम, स्लो है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखते हैं रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि लोगों को म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। और आज के टाइम में कुछ ऐसे फंड आ गए हैं जिनको बोलते हैं मल्टी एसेट फंड्स, ठीक है। उसके अंदर आपका इक्विटी भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, रियल एस्टेट भी है, सब कुछ है, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अनुराग जी, असेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज, इसके बारे में थोड़ा हमें समझाएंगे कि ये क्या होते हैं। देखो, कोई भी ऐसी चीज जो मैं अगर खरीदता हूं, अगर उससे मेरे को इनकम मिलती है,
तो वो मेरे एसेट्स हो गए। और कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे पॉकेट से पैसा निकालती है खरीदने के बाद, तो वो मेरी लायबिलिटीज़ हो गई, राइट। एसेट्स हो सकते हैं कि मान लो मेरी सैलरी आई बिजनेस से, या फिर मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, जो भी मेरी इनकम आई, ठीक है, उससे मैंने गोल्ड खरीद लिया, मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, मैंने स्टॉक्स खरीद लिए, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जहाँ से मैंने अब मुझे रेंटल इनकम आ रहा है, राइट। तो ये मेरे एसेट्स हो गए, राइट। अब क्या करा कि मैंने कोई कार खरीद ली, तो मेरा क्या हो गया जी, मैंने लोन ले लिया, तो मेरी जेब से पैसा जाने लग गया। और जो वो एसेट है, जो मैं समझ रहा था कि ये मैं इसको एज अ एसेट बाय कर रहा हूँ, बट उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, ठीक है। कल को जब मैं बेचूंगा, मान लो मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, अब मैं उसको 10 साल बेचूंगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बट सिमिलरली मैंने एक कार खरीद ली 20 लाख रुपए की, ठीक है। लोग तो आज के टाइम में 20 लाख 40 लाख 50 लाख की गाड़ियां खरीद रहे हैं, बट वो ये नहीं सोच रहे कि इसकी वैल्यू अब 10 साल बाद क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है, 10-15 लाख रुपए रह जाएगी। तो वो आपका एक तरीके से डेप्रिशिएटिंग एसेट हो गया। अनुराग जी, एस्टेट प्लानिंग क्या होती है? क्योंकि बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है, जिसको हम विल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक घर में बहुत सारे बच्चे हैं और उसकी एक विल डिज़ाइन करनी है पेरेंट्स को, तो जो पेरेंट है विल की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए, इंडिया में अगर आप नॉर्मली जो भी हमारे जो कोर्ट्स हैं, अगर वहाँ जाओगे तो वहाँ पे ना 99% जो केसेस हैं वो रियल स्टेट को लेके चल रहे हैं, या जो भी प्रॉपर्टी है, या जो डिस्प्यूट्स हैं उनको लेके चल रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि जो भी फैमिलीज हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो क्या करता है कि वो कभी ना अपनी विल लिख के ही नहीं जाता, राइट। वो जैसे हमने अगर पुरानी मूवीज देखी तो उसमें दिखाते थे कि जब वो इंसान मरने वाला है तो वो हाथ से लिख रहा है कि इस तरीके से। तो वही सबके माइंडसेट में होता है, जब मैं लास्ट स्टेज पे आऊंगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, जो कि राइट नहीं होता। बेटर ये है कि जब आपको लगता है कि अब आप एक रिस्पेक्टेबल, आपकी एज हो चुकी है, 70 के आसपास हैं, और उस समय पे आपको डिसीजन लेना चाहिए कि जो भी मेरे बच्चे हैं या फैमिली मेंबर है, उनमें मैं खुद जीते जी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। जब तक तो वो जो भी आपके हैं एसेट वो रहेंगे आप ही के, बट आपके बाद आप पहले से ही उसको एक डिफाइन कर दो कि ये चीज इसको देनी है, ये इसको देनी है। उससे क्या होगा कि कल को आपके जाने के बाद डिस्प्यूट नहीं होगा, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ जी। तो आज के टाइम में होता क्या है कि अगर आप ये काम नहीं करते, एस्टेट प्लानिंग का या बिल ड्राफ्टिंग का, तो होता क्या है कि बाद में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है कि जब वो डिस्प्यूट हो गया, चीज कोर्ट के अंदर चली गई, तो वो एसेट तो पहले बात जिनके लिए बना था उनके हाथ ही नहीं लगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, उसमें टाइम बहुत खराब होता है, बिकॉज एक किसी भी चीज का कोर्ट का रिजल्ट आने में 10 साल 15 साल इजीली लग जाते हैं। तो कितना प्रेशर है हमारे यहाँ पे कोर्ट्स के ऊपर, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो बेटर है कि आप पहले ही प्लान करें, सो दैट कि जो बच्चे हैं उनको चीजें मिल जाएं, इजीली मिल जाएं, बिना किसी डिस्प्यूट के। अनुराग जी, हम यहाँ बात करते हैं अनक्लेम्ड फाइनेंस की, या कहें कि अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं लोग अपनी फैमिली को बताते नहीं हैं, लोग छुपा लेते हैं अपनी फैमिली से। उनके शेयर्स होते हैं, या कुछ उन्होंने प्रॉपर्टी लेके रखी है, या उनकी कोई म्यूचुअल फंड या SIPs वगैरह हैं, उन्होंने लंबे समय से लेके रखी है मगर अपनी फैमिली को नहीं बताया है। तो ये कैसे प्लान कर सकते हैं? देखो क्या होता है कि इंडिया में ना ये जनरली एक हैबिट कह लो इसको, कि जब भी मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं अपनी फैमिली के नाम पे कोई भी चीज़ खरीद रहा हूँ, मैं कभी उनको बताता नहीं हूँ। और इन केस अगर कुछ गॉड फॉरबिड कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो फैमिली को पता ही नहीं होता कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें खरीद रखी थी हमारे लिए। तो अल्टीमेटली उससे होता क्या है कि जब मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो अपनी फैमिली के लिए खरीद रहा हूँ, और जब वो चीज़ उनको मिल ही नहीं पाए तो उसका फिर
खरीदने का फ़ायदा क्या हुआ। तो मैक्सिमम बट अभी फ़िलहाल कुछ 10 साल में हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई करी हैं बैंकों के अंदर। से केवाईसी अभी अपडेट्स होती जा रही हैं सबकी, ये इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि जो एक्चुअल में मान लो कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो पैसा जो है नॉमिनी को ईजिली मिल जाए, राइट। तो वैसे सेबी ने काम करा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक के अंदर, तो उसकी एक एनुअल स्टेटमेंट जाती रहती है। बट स्टिल आज की डेट में भी इतना पैसा अनक्लेम्ड में पड़ा हुआ है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, राइट। अगर मैं LIC की बात करूं तो कम से कम 900 करोड़ के आसपास है जो अनक्लेम्ड है, लोगों ने क्लेम ही नहीं करा। वही मैं अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो वो हो गया 2600 करोड़ के आसपास, राइट। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है अनक्लेम, मतलब काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सारी इंश्योरेंस कंपनीज मिला के जो अप्रॉक्सीमेटली है 23,000 करोड़। अच्छा। हाँ जी। और जो हमारे बैंक डिपॉजिट्स हैं उसके अंदर भी 80,000 करोड़ तक लोगों ने इतना अमाउंट पड़ा जो अभी तक आज तक कभी किसी ने क्लेम ही नहीं करा। तो ये टोटल जो फिगर आ जाती है ये आ जाते हैं 1.5 लाख करोड़ के आसपास। अभी तो मैं रियल स्टेट और गोल्ड और अदर इन्वेस्टमेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का फायदा ही क्या कि जब मेरे फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं है। एक आम आदमी लोन लेता है, होम लोन लेता है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे वो होम लोन को जल्दी से रीपे कर दे? उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखिए, इंडियन सिनेरियो के अंदर देखो, बिना लोन लिए तो आज के टाइम में घर खरीदना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जनरली मैं अपने क्लाइंट्स को एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ और बहुत सिंपल सोल्यूशन है, राइट। कि आपकी जो भी EMI बन रही है, बिकॉज जनरली हम होम लोन लेते हैं 20 ईयर्स के लिए, राइट। ये एक हमारी स्टैंडर्ड टर्म रहती है, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि अगर मेरी EMI लाइक 1 लाख के आसपास की बन रही है तो मुझे सिंपली केवल 30% की SIP करनी है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, राइट। जब आप इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल है वो भी फ्री हो जाएगा, जो इंटरेस्ट देना था आपको वो भी फ्री हो जाएगा, और एडिशनल आपके पास 40 से 50 लाख रुपए बच भी जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, इतनी ताकत है म्यूचुअल फंड्स में? हाँ, SIP के अंदर, SIP में। हाँ जी। तो ये सबको करना चाहिए। तो बेस्ट सोल्यूशन है होम लोन के लिए जो लोग करना चाहते हैं। और अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है और अब लोगों ने स्टार्ट करा है शुरू करना। अनुराग जी, आप रिकमेंड करते हैं कि एक मूवी है जो फाइनेंस के ऊपर है जो हर आदमी को देखनी चाहिए, ये कौन सी मूवी है? अगर आप YouTube के ऊपर जाएंगे तो एक मूवी है वन इडियट करके, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट का नाम है वन इडियट, जो अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। दूसरा है रिटर्न ऑफ वन इडियट। तो जो पहला जो फर्स्ट जो मूवी है उसके अंदर यही बताया गया है कि एक इंसान होता है, वो कैसे धीरे 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 अपना पैसा जोड़ता है और कितना वो एक्सपोनेंशियली वेल्थ जनरेट करता है। बहुत सिंपल चीज़ें करके अपना लाइफ से सिंपल रख के, ठीक है। जैसे वो कोई फैंसी कपड़े नहीं पहन रहा या कोई लग्जरी कार नहीं, बट जो सोसाइटी वाले उसको चिढ़ाते रहते थे, बट जब वो एंड में अपनी नेटवर्थ बताता है तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। अच्छा। हिल जाते हैं कि ये साथ में कि जो ऐसे निक्कर टी शर्ट में घूम रहा है उसकी तो नेटवर्थ हो सकती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी मूवी है वो। और उसी का फिर सेकंड पार्ट है जिसमें है रिटर्न ऑफ वन इडियट। उसमें बहुत इमोशनल मूवी, आप देखोगे तो हो सकता है कि शायद रोना भी आ जाए। उसमें ना बेसिकली वेकअप कॉल है लोगों के लिए कि जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते। उसमें दिखाया गया है वो कई लोगों से ना इंटरव्यू लेता है, पूछता है। जैसे कई लोग मिलते हैं 70s की एज में टैक्सी चला रहे हैं, कई लोग से मिलता है जो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, तो वो पूछता है कि आप
इस उम्र तक क्यों काम कर रहे हो? तो बताते हैं कि बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया या बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे। हमें ये नॉर्मल अपने आसपास भी चीज़ें दिख जाएंगी कि बहुत सीनियर सिटीजन लोग हैं जो अपना सारा पैसा बच्चों पे खर्च कर देते हैं, बट जब उनका टाइम आता है तो बच्चे कहीं ना कहीं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं जब उनको हमारी ज़रूरत होती है। राइट। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ ये मूवी देखना बहुत इंपॉर्टेंट, सो दैट आपको एक वेकअप कॉल मिले और आप भी अपनी जो बिकॉज रिटायरमेंट इंडिया के अंदर ना आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पेन होने वाला है। अगर आप आज प्लान नहीं करोगे तो कल बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। शेयर ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, हम्म। इसमें से कौन सा बेटर है आपके हिसाब से? अगर मैं आज करंट सिनेरियो की बात करूं, जो हमारा स्पेशली ये जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये वैसे तो पहले भी चलता था, बट इसका जो सबसे ज़्यादा जो इसमें वॉल्यूम आया ना, वो आया कोविड के बाद। सो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो आज के टाइम में ट्रेडिंग के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। राइट, वो बैटिंग एप्स हो सकती हैं, वो स्टॉक मार्केट हो सकता है, या हमारी क्रिकेट की एप्स हैं, या गेमिंग एप्स हैं, या क्रिप्टो करेंसीज है। तो वो बेसिकली क्या क्विक मनी बनाना चाह रहा है, राइट उसको। और इसमें जो रेशियो है वो केवल ये है कि इसमें सेबी का डेटा है कि 95% लोगों का लॉस ही होता है इसके अंदर, राइट। इन्वेस्टिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए, जहां आप एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो मेरा मैसेज सिंपल सा ये है कि ट्रेडिंग से आप वेल्थ कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। ट्रेडिंग है शॉर्ट टर्म कि आपने कोई खर्चा निकाल लिया अपना, ठीक है, मैंने आज को ट्रेड करी, उसमें 2-3 रुपए कमा लिए, तो मेरा आज का खर्चा निकल गया, वो चीज तो हो सकती है, बट मैं कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। तो आज का जो यूथ है उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ट्रेडिंग के लिए। बहुत इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, बट वो उनको बैकग्राउंड की जो थ्योरी है वो नहीं बता रहे कि इसमें लॉस होने के चांसेस कितने ज्यादा है, राइट। ठीक है। तो आई थिंक ऑब्वियसली है इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ट्रेडिंग में आप ज़्यादा मैक्सिमम आप लोगों को नुकसान करते ही आपको मिलेंगे। एक आम आदमी की गुड हैबिट इन्वेस्टिंग की कौन सी होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट्स की गुड हैबिट कौन सी होनी चाहिए? डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट में कुछ मानता हूँ वो डिसिप्लिन है। एक इंसान अगर फाइनेंशियली डिसिप्लिन है ना, और एक बंदा जिसका फाइनेंशियल IQ बहुत अच्छा है, राइट, उसको बीट कर सकता है, राइट, दिस इज ट्रू। तो आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो, वो किसी एक चीज में जरूर डिसिप्लिन होगा। तो इंडिया में ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ही नहीं, जीरो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। हम बहुत ही डिसीजन सारे के सारे हमारे खुद के नहीं होते, हम आसपास चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और डिसीजन लेते हैं अपने फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। और आज के टाइम में ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई? ये हमारी जो 3 बेस्ट ऐप है हमारी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। एक मेरा फॉर एग्जांपल एक मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ है और बच्चे हैं, तो वो क्या करता है कि प्लानिंग करता है कि मेरे को ना गोवा घूमने जाना है, तो वो सबसे पहला काम करेगा अपने टिकट्स की फोटो डालेगा फेसबुक के ऊपर, ठीक है। फिर दूसरी फोटो डालेगा जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, फिर चौथी फोटो डालेगा पीछे बैकग्राउंड में प्लेन है, ठीक है। फिर 5वीं दिखाएगा वो जब लैंडिंग करके गोवा पहुंच चुका है, ठीक है। तो वो अपनी पूरी जर्नी फेसबुक पे डाल देता है, और अब जो उसको देख रहे हैं उसके फ्रेंड्स, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसके रिलेटिव और फिर आपकी जो वाइफ है वो भी देखेगी, बोलेगी फिर आपको कि आप क्या कर रहे हो, देखो। फिर आपके अंदर भी ये चीज आएगी कि यार अब मेरे को क्या करना है कि मैं अब गोवा नहीं जाऊंगा, मैं दुबई जाके दिखाऊंगा इसको, ठीक है। फिर आप ये साइकिल स्टार्ट करोगे, अपनी टिकट दिखाओगे प्लेन की। तो ये जो चीजें है ना, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा हो रखा है, हमें अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ फैमिली को मत घुमाओ, बट अगर आप अपनी फैमिली को नैनीताल
आप घुमाने का बजट है तो वहीं घुमाओ। जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से मैं अपने बजट को बढ़ा रहा हूँ, वो गलत है। ये चीज़ मैरिज में भी दिखी जा रही है, ठीक है ना। मैं ये मैरिज अफोर्ड नहीं कर सकता, बट सोशल मीडिया में हर कोई जो रिलेटिव में फैमिली में शादी हो रही है, सब उसमें फंक्शन डाल रहे हैं अपने, तो उसी हिसाब से मुझे भी करना है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम राइट है इस समय। वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम लोग एक दूसरे के लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन, राइट। इस समय मेरा जो टारगेट है, या हम किसी की भी बात करें ना, जैसे कि मान लो मेरे को रिच बनना है, तो मेरे को ये नहीं है मेरे अंदर दिमाग की मुझे धीरू भाई अंबानी है, मुझे अंबानी या टाटा को फेल करना है। मुझे अपने सर्कल में जो मेरे दोस्त हैं या मेरे रिलेटिव हैं, उनसे ज़्यादा रिच बन के दिखाना है बस। भले ही वो मैं लोन लेके दिखाऊं, या वो किसी भी तरीके से हो, बट मुझे प्रूव करना है कि मैंने 2-3 साल में मैंने महंगी गाड़ी ले ली, मैंने घर ले लिया, भले ही वो लोन के ऊपर चल रहा है। वो पेन कोई आगे घर में नहीं देख रहा आपके, क्योंकि आज के टाइम में हुआ क्या कि अब देखो रिलेटिव का आना भी कम हो गया घर में। पहले हमारे जो फादर के टाइम पे थे, या मदर के रिलेटिव्स घर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं बिल्कुल फंक्शन में। आज कोई भी नहीं आता, नहीं आता। अगर मैं कोई फंक्शन करता भी, वो भी मैं घर के बाहर करता हूँ किसी, मैंने बैंक्वेट हॉल बुक कर दिया, तो फिर हम किसको दिखा रहे हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है वो सोशल मीडिया से हमारे रिलेटिव थ्रू हो रही है कि थ्रू हो रही है। हाँ, लोग अपनी कार दिखा रहे हैं, हाँ ऐसे वो शोरूम में जाते हैं, वो खड़ी है, हाँ फिर उसका वो यू नो हाँ वो कर्टन हटता है तो वो इनॉग्रेशन होता है गाड़ी का वो लोगों को अप्रोचेबल लगता है हाँ, बहुत। तो फिर वो चाहता है कि अच्छा ये करे तो मेरे को भी अब नई गाड़ी लेनी है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट है आज के टाइम पे। राइट राइट। आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर इन अवर लाइफ क्या है? देखिए, आज के टाइम में ना मनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक, देखो, जो गुरु होता है या डॉक्टर होता है या अच्छा लॉयर होता है, राइट, इन सब की हमें ना ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। तो वैसे ही क्या है कि एक जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, पहली बात तो ना लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमें रिटर्न दे जनरेट करके, ठीक है ना। तो रिटर्न तो उसके कंट्रोल में है नहीं। कल को अगर दो कंट्री के बीच में वॉर हो जाए तो वो क्या कर लेगा फाइनेंशियल एडवाइज़र, राइट। उसका सिंपल काम होता है कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करना और आपको डिसिप्लिन में रखना। अगर आप डिसिप्लिन से चल लोगे तो आपके ऑटोमेटिकली के सारे गोल अचीव हो जाएंगे, राइट। तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र इज़ लाइक अ जीपीएस। आज आपका, जब हम कहीं भी जाते हैं कार के थ्रू, तो हम जीपीएस लगा लेते हैं, वो आपको गाइड करता रहता है, लेफ्ट लो राइट लो, ठीक है, कहाँ पे जैम है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, वो सब दिखाता है उसके अंदर। तो सिमिलरली जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो आपकी जीपीएस की तरह होता है, जो आपकी लाइफ में जो आपके गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आपको वो गाइड करता रहता है कि आपको करना क्या है, कि जिससे कि कोई आप ऐसा डिसीजन ना ले लो कि आपकी जो प्लानिंग थी वो एकदम से कि पूरी की पूरी डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसमें मेरे पास एक स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा शिप होता है जो ख़राब हो जाता है। तो जो उसका ओनर होता है वो परेशान हो जाता है कि यार अब इसको ठीक करवाना है। तो काफ़ी सारे इंजीनियर्स को बुलाया जाता है, तो कोई भी ना उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता है कि इसका रीज़न क्या है, भैया शिप ये ठीक कैसे होगा। तो उसके बाद एक इंसान रेफ़र करता है कि आप इनको बुलाओ, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और हो सकता है ये आपका शिप ठीक कर दें। और वो काफ़ी एजेड इंसान होते हैं, उनको बुलाया जाता है। फिर वो आते हैं, पूरा शिप इंस्पेक्ट करते हैं। वो अपने बैग में से, टूल बॉक्स में से एक हथौड़ी निकालते हैं, हैमर, और 3-4 बार उसको मारते हैं इंजन के ऊपर, और उसको बोलते हैं जी स्टार्ट करो, तो स्टार्ट हो जाता है इंजन। तो वो बड़ा खुश होता है मालिक, अरे यार ये तो आपने कमाल कर दिया। तो फिर उनसे पूछता है कि सर आपका बिल बताओ कितना हो गया। वो कहता है जी बिल तो 10 लाख रुपए हो गया। कह रहे हैं 10 लाख रुपए ये 3-4 हथौड़ी मारने के? कह रहा नहीं, जो मैंने हथौड़ी मारी है, जो हैमर चलाया है, उसको तो केवल 10,000 है, बाकी 9,90,000 जो है कि वो हथौड़ी मारनी कहाँ पे थी उसके हैं एक्सपीरियंस। तो
वैसे ही फाइनेंशियल एडवाइजर है कि आज के टाइम में आपकी जो प्रॉब्लम है, आपको देखो, प्रॉब्लम हमें कभी दिखती नहीं है, राइट, बट जब एक डॉक्टर है वो क्या करता है, आपको सीधा टच करेगा, बता देगा। तो सिमिलरली फाइनेंशियल एडवाइजर भी इस तरीके से होता है एज अ डॉक्टर। वो आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ के आपको बता देगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है बैलेंस हो पाए। राइट राइट, एक सही सलाह देने का काम करता है, एक राइट गाइडेंस देने का काम करता है एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर। और मुझे लगता है आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और काफ़ी लोग आजकल फाइनेंशियल एडवाइजर्स को यूज़ कर भी रहे हैं अपनी वेब फाइनेंस को ग्रोथ करने के लिए, अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कौन सा म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर लेने हैं या कौन सी एसआईपी करनी है। तो इन सब का ज्ञान तो मुझे लगता है एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही दे पाएगा। बिल्कुल। राइट राइट राइट। सो अनुराग जी, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हमने आपसे बहुत सारी बातें फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इन सब से जानने की कोशिश करी है कि हम अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने आज का पॉडकास्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि किसी को आज का पॉडकास्ट देख के किसी को हेल्प मिल जाए और कोई अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए उसको मदद मिल सकती है। अगर आप अनुराग जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर हम लोगों ने लिखा है, आप उनके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।